दृश्य आईएएस की बुक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास नोट्स है जो हमें मॉड्यूल के तौर पर मिली है। इसमें आर्टिकल 17 जो है आज होगा और 16 तक हो चुका था। कह रहा अनुच्छेद 17 जो है वो समता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू करता है। इसके माध्यम से हिंदू समाज में बहुत समय से चली आ रही अस्पृश्यता की कुरीति को अंत की घोषणा की गई है। यानी कि अनुच्छेद 17 में की गई घोषणा इस प्रकार है, अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, यानी छुआछूत का अंत होता है, कोई भी रूप में उसको लागू नहीं किया जाएगा। और अगर छुआछूत से उपजी हुई कोई निर्योग्यता है कि इस आधार पर, छूने के आधार पर आप जो है किसी को निर्योग घोषित कर रहे हैं, तो उसे अपराध समझा जाएगा। ठीक है, और ये दंडनीय भी होगा, इसके लिए दंड के प्रावधान भी किए जाएंगे। कह रहा है जो आर्टिकल 17 है के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 35 यानी कि 17 के साथ 35 को भी पढ़ा जाता है, संसद को यह शक्ति देता है कि वो अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड निर्धारण करने के लिए विधि का निर्माण करे। 35 में कहा गया है कि संसद विधि का निर्माण कर सकता है इससे संबंधित। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 का निर्माण किया। 1976 में इस अधिनियम जो था उसका संशोधन किया और इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया। आगे चलकर 1989 में संसद ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 भी पारित किया जो 1955 और 76 के कानूनों की तुलना में ज़्यादा व्यापक और कठोर थे और प्रचलित भाषा में इसे एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अस्पृश्यता शब्द का निश्चित अर्थ ना तो संविधान में दिया गया है और ना ही 1955 के अधिनियम, ठीक है, 1955 के अधिनियम या 1976 में हुए संशोधन में दिया गया है। ऐसा मानकर चला गया है कि अस्पृश्यता का अर्थ जो है वो सर्वविवादित है। 1955 के अधिनियम में अस्पृश्यता का आचरण के आधार पर कुछ कार्यों के लिए दंड घोषित किया गया, जैसे किसी व्यक्ति को किसी शिक्षा संस्थान या अस्पताल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश से रोकना, किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या प्रार्थना से रोकना, किसी दुकान, भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजन में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से रोकना, किसी मार्ग, जलाशय, नल और सार्वजनिक सेवाओं प्रदान करने के लिए किसी अन्य स्थान से प्रयोग से किसी व्यक्ति को वंचित करना। 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए इसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया और निम्नलिखित आचरणों को भी इसके अंतर्गत अपराध घोषित किया गया। अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना। ठीक है, अनुसूचित जाति के को किसी भी अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, इतिहास, दर्शन, धर्म के आधार बना करके क्या करना, किसी अन्य आधार बना करके अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। ठीक है, अब है यहाँ पे 1989 में जो एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष सुरक्षा दी गई है। इसमें उत्पीड़न की व्याख्या अत्यंत व्यापक रूप से की गई थी। ठीक है, जिसमें बेगार करना, अपमान करना, वोट डालने के लिए दबाव बनाना, उसके शरीर के साथ कोई गलत हरकत करना इत्यादि शामिल है। ऐसे मामले में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। कितना? 6 महीने से 5 साल तक का। और पीड़ित को नुकसान के अनुपात में क्षतिपूर्ति देना, जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उस हिसाब से क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है। ये जो अधिनियम है इस विशेष प्रयोजन के लिए विशिष्ट अदालतें गठित की गई है और विशेष अदालत को गठित करने की शक्ति भी देता है। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1995 में नियमावली का निर्माण भी किया। ठीक है, और इन सभी कानूनों के बावजूद वर्तमान स्थिति यह है कि इसके अधीन अपराध दर्ज कराना और साबित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का सामान्य बर्ताव मामले दर्ज करने के बजाय टालने का होता है। स्वयं प्रधानमंत्री ने 2012 में स्वीकार किया है कि अपराध सिद्धि की दर के मामले में एट्रोसिटीज एक्ट भी प्रायः विफल रहा है। अब आर्टिकल 18 को देखते हैं। आर्टिकल जो 18 है वो उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। उपाधि एक ऐसी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी होती है, जो उसे जनसाधारण की तुलना में विशेष सिद्ध करती है। इंग्लैंड जैसे देशों में लॉर्ड, ड्यूक, नाइट, अर्ल या बैरन जैसी उपाधियां दी जाती है, क्योंकि इंग्लैंड लंबे समय तक राजतंत्र रहा है। 17वीं सदी के अंत में संवैधानिक राजतंत्र बन जाने के बाद भी राजतंत्र या सामंतवाद का कई अवशेष बचे हुए हैं। भारत में भी स्वतंत्रता पूर्व के दौर में कई जो उपाधियां हैं दिए जाने का प्रचलन था, जैसे सर, हिज हाइनेस, राय बहादुर, राय साहेब, राजा, दीवान बहादुर इत्यादि। ऐसी उपाधियां आमतौर पर वंशानुगत होती है तथा समाज के विषमता पैदा करती है।
चूँकि अंग्रेजों ने उपाधियों का मनमाना उपयोग करते हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया था, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही भारतीय जनमानस में सहमति बन गई थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। और आर्टिकल जो 18 है इसकी पूर्व सहमति की घोषणा है। ठीक है, अब आर्टिकल 18 के अंतर्गत 4 खंड हैं जिनमें निम्नलिखित उपबंध दिए गए। आर्टिकल 18 का 1, राज्य सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य क्या करेगा? सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। 18 का 2 कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य यानी कि कोई विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18 का 3 कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 18 का 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, यदि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। अब जो आर्टिकल 18 है उसके विभिन्न खंडों को ध्यान से पढ़कर यह समझा जा सकता है कि उपाधियां देने से संबंधित प्रतिबंध केवल राज्य पर लागू होता है। अन्य सार्वजनिक संस्थाएं उपाधियां या सम्मान दे सकती है, यानी केवल राज्य पर लागू हो रहा है, अन्य सार्वजनिक संस्थाएं यानी कि दे सकती है। राज्य को सेना या विद्या के क्षेत्र में उपाधियां देने से नहीं रोका गया है, चाहे उनका प्रयोग नाम के साथ ही क्यों ना किया जाए। राज्य के किसी व्यक्ति के सामाजिक योगदान को देखते हुए उसे सम्मान देने से नहीं रोका गया है। शर्त यह है कि सम्मान का प्रयोग उपाधि की तरह ना हो। स्वतंत्रता के कुछ वर्षों के पश्चात 1954 में भारत सरकार ने 4 अलंकरण देने की व्यवस्था की। 1954 में 4 अलंकरण देने की व्यवस्था की, जिसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कहा जाता है। भारत में इसमें भारत रत्न कला, साहित्य और विज्ञान की, ये जो भारत रत्न है वो कला, साहित्य या विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए की गई विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है, जबकि शेष तीनों किसी भी क्षेत्र के लिए दी जा विशिष्ट सेवा के लिए, जैसे जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा किए जाने वाले सेवा भी शामिल है, के लिए दिए जाते हैं। यद्यपि ये अलंकरण सिर्फ सम्मान के रूप में थे और यह माना जाता रहा है कि उपाधियों की तरह नाम के साथ प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। तभी कुछ लोगों ने ऐसे क्या किया, सम्मानों का विरोध इस प्रकार किया है कि इनसे क्या किया है, संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होता है। ठीक है, जब 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व ने जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन सभी अलंकरण को देना बंद कर दिया। ठीक है, 1977 में। फिर 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता लौटने पर यह परंपरा फिर से शुरू हो गई। ठीक है, अलंकरण देने की। इस मुद्दे पर न्यायालय से बहस हुई और बहस में किस केस में हुआ तो बालाजी बनाम भारत संघ मामले 1996 में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारत रत्न और राष्ट्रीय अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि के अर्थ के अनुसार उपाधियां नहीं हैं, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा ऐसी उपाधियां देना संवैधानिक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अलंकरणों से संबंधित व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वे इन सम्मानों को उपाधि की तरह अपने नाम के पहले या बाद में प्रयुक्त करें। कौन से? बालाजी बनाम भारत संघ केस में। ठीक है, गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 18 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। संसद को अनुच्छेद 35 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह दंड का निर्धारण करने के लिए विधि बनाए, किंतु अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। 2011 के अंत में भारत